So hello guys, welcome to my YouTube channel Made UPSC Easy. So पिछली क्लास में हमने क्या देख लिया था? पिछली क्लास में हम आर्टिकल 22 तक आ गए थे, जिसमें हमने आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम धीरे-धीरे फंडामेंटल राइट्स के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 23। अब ये छोटे-छोटे आर्टिकल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको याद ही करनी पड़ेंगी एट द एंड ऑफ द डे। तो आर्टिकल 23 हमारे पास क्या कहता है? प्रोहिबिट्स द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस लाइक बेकार। यानी कि आर्टिकल 23 ने प्रोहिबिट कर दिया, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, आप किसी से बेकार नहीं करवा सकते। बेकार क्या होते हैं? बेकार इन द सेंस लाइक जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी। So next article 24 है which prohibits employment of children under age of 14 in the factory, mines or other hazardous employment। यानी इसने prohibition दे दी है कि भी आप किसी भी 14 से नीचे वाले जो बच्चे को आप किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं दे सकते, माइन में यानी खदान में या फिर किसी भी लाइक केमिकल की फैक्ट्रीज वगैरह हो गया, केमिकल का जहाँ काम होता है वहां पे आप 14 एज से नीचे वाले बच्चे को काम नहीं दे सकते। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट गारंटिंग फ्रीडम ऑफ। अब हाँ, अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारे राइट टू रिलीजन। अब वो था जो इससे पहले दो आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन थे। अब ये राइट टू रिलीजन हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। तो आर्टिकल 25, 26, 27 और अप्रोक्स 28 हमारे पास राइट टू रिलीजन आता है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? हमारे पास फ्रीडम आ जाती है कि भी हम जोन सा मर्जी रिलीजन चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं और प्रोफेस कर सकते हैं। आर्टिकल 26 हमें क्या बताता है? तो इट ग्रांट्स द रिलीजियस डिनोमिनेशन टू फ्रीडम टू मैनेज। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन जो रिलीजन है वो अपने अफेयर्स खुद से मैनेज कर सकता है, ये हमें फ्रीडम देता है। लाइक मैनेजिंग प्रॉपर्टी, एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशन, मेंटेनिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि काफी कंट्रोवर्शियल है, बट फिर भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। आर्टिकल 27 हमें क्या कहता है? दिस आर्टिकल प्रिवेंट्स गवर्नमेंट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल व्हेन द फंड फ्रॉम द दोस टैक्सेस आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू सपोर्ट और प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस ग्रुप। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं। दिस आर्टिकल प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल व्हेन द फंड्स फ्रॉम दोस टैक्सेस आर स्पेसिफिकली। यानी कि ये एक फ्रीडम दे देता है कि अगर आप जैसे, हाँ, इंडिया में क्या रूल है, अगर आपकी कहीं चैरिटी करते हो तो उस पे टैक्स नहीं लगता, वो आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम हो जाती है। तो ये यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट आ जाता है। 28 क्या है? सेव कर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाय रेगुलेटिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ensuring secularism in the state funded school and protecting students from forced religious participation with। यानी कि ये क्या कहते हैं कि भी हम जैसे फुल्ली जो इसमें ना कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई कि आप कहाँ पे अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर स्कूल में दे सकते हैं और कहाँ पे नहीं दे सकते। जैसे कि नो रिलीजन, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, फुल्ली फंडेड बाय स्टेट है, तो वहाँ पे आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। सेक्ट एक्स ट्रस्ट एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है तो आप शायद दे सकते हैं, अगर पार्शियली, अगर आपके जैसे 50% गवर्नमेंट दे रही है और 50% आप अपना खर्चा कर रहे हैं, तो आप वहां पर डिपेंड करता है कि भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कि आप वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। थर्ड, अगर वो आपका मतलब आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे आपकी मर्जी आ जाती है, आपको देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो छोड़ सकते हो। आर्टिकल 25 क्या कहता है? वो अब यह प्रोटेक्ट 29 30 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी राइट्स है। माइनॉरिटी राइट्स में क्या क्या है? सबसे पहले आर्टिकल 29 हम देखते हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बाय ग्रांटिंग एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस द राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। इट also prohibit the state from denying admission into any state maintained or state aided educational institution to any citizen on the ground of religion। यानी कि जो माइनॉरिटीज है उनके पास प्रॉपर पूरा राइट है, जो अपनी लैंग्वेज, जो लिंग्विस्टिक हमारे पास लिंग्विस्ट, जैसे माइनॉरिटीज हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एक रिलीजियस माइनॉरिटी। तो जो दोनों मतलब दो दोनों के जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी होती है वो हमारी बाय स्टेट काउंट होती है और लिंग्विस्टिक बाय नेशनल।
तो जो पर्टिकुलर माइनॉरिटी है तो वो अपनी अलग लैंग्वेज मेंटेन कर सकती है, स्क्रिप्ट मेंटेन कर सकती है, अपना कल्चर मेंटेन कर सकती है। आर्टिकल 30 वही जो माइनॉरिटीज है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का राइट दे देता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 31 था, ये ओमिट हो चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी था, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। अब आ जाता है सबसे मेन आर्टिकल। देखो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें आर्टिकल्स तो दे दिए, मतलब राइट्स तो हमें दे दिए, बट इनका कोई सेफ गार्ड भी तो होना चाहिए हमारे पास। तो वो सेफ गार्ड हमारे पास कहाँ से आता है? वो सेफ गार्ड हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। यानी कि अब एक बात बताओ, आपका एक कोई आर्टिकल, आपका जैसे कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो आप कहाँ जाओगे सबसे पहले? अब बेसिकली जो होते, अगर हम प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है कि भी सबसे पहले हम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एफआईआर लॉन्च करें। फिर उसके बाद जो पुलिस स्टेशन है वो छानबीन करेगा, फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर वो 4-5 साल केस चलेगा, फिर वो जैसे हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ हाई कोर्ट में 5-6-7 साल वो केस चलेगा। अगर आप हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 32 में ऐसा नहीं है। अगर आर्टिकल 32 मतलब कोई भी आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, तो आर्टिकल 32 आपको ये पावर देता है कि भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि बाय चांस मतलब जैसे, हाँ, कोई भी आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर इन्फ्रिंज हो जाता है, तो अब आपको यहाँ पे जैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट या कोई कंप्लेंट करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली अपना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दरवाजा खटखटाइए और वहां पे आपको रिलीफ ग्रांट किया जाएगा। अब इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्स आती हैं। रिट्स क्या होती है? रिट्स एक एप्लीकेशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट को जाती है, जो कि पर्टिकुलरली जिस पर्टिकुलर एम्बिट में हमारा राइट इन्फ्रिंज हुआ होता है। सबसे पहले रिट है हैबियस कॉर्पस। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका लिटरल मीनिंग ये है टू हैव द बॉडी। यानी कि अब जो हैबियस कॉर्पस है वो क्या करती है, जब आपका कोई भी व्यक्ति अनलॉफुली डिटेंशन में होता है और वो आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, तो आप कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट लगाते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कि हमें ये पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे पास नहीं है, इसकी इसका पता लगाओ। तो जो कोर्ट है वो पुलिस को ऑर्डर देता है कि भाई इस पर्टिकुलर व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए, डेड और अलाइव दैट डिपेंड्स। फिर आती है मैंडेमस, लिटरल मीनिंग है वी कमांड। ये इसमें कोर्ट कमांड करता है। कमांड क्या करता है कि अगर कोई ऑफिशियल है, कोई भी पब्लिक पब्लिक ऑफिशियल है, वो फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो कोर्ट उसे कमांड करता है कि यू हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। अब ये जो कमांड है किस किस अथॉरिटी को इशू हो सकती है? एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, अ इंफीरियर कोर्ट, अ ट्रिब्यूनल, अ गवर्नमेंट ऑफ सेम पर्पस। इन पर्टिकुलर बॉडीज को ये मैंडमस रिट मैंडमस इशू हो सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू प्रोहिबिट, टू forbid a court that higher in position issue a prohibition writ against that court that is lower in position, prevent the latter from exceeding any jurisdiction और अपराइजिंग अ jurisdiction। अब लाइक एक पर्टिकुलर कोर्ट है, एक लोअर कोर्ट है, वो अपनी jurisdiction से बाहर जाके कोई मुकदमा अपने पास ले रहा है और उसका फैसला सुना रहा है, तो जो प्रोहिबिशन रिट है ये फॉरबिड कर सकती है, उस पर्टिकुलर कोर्ट को स्टॉप कर सकती है कि भी ये आपकी पर्टिकुलर jurisdiction है, आप इससे बाहर जाके कोई भी केस अपने पास नहीं ले सकते। फिर आती है श्योरसरी। इसका लिटरल मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। तो इशूड बाय हायर कोर्ट से ही होती है, लोअर कोर्ट को ही होती है, ट्राइब्यूनल को होती है, इधर टू ट्रांसफर द पेंडिंग केस विद देम और इटसेल्फ और क्वैश द ऑर्डर इन द केस। अब इसमें कोर्ट क्या करता है कि भी लोअर कोर्ट को ऑर्डर करता है, या तो आप अपना केस हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब जब भी कोई भी पर्टिकुलर कोर्ट अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके कुछ डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये सोशरी इशू होती है, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट पे जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले अब क्या क्या पेंडिंग केस, कोई भी अगर पेंडिंग केस हो या फिर जो ऑर्डर उस पर्टिकुलर कोर्ट ने दे दिया है, तो उसको क्वैश करने के लिए भी ये पर्टिकुलर रिट होती है। इट इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ jurisdiction और लैक ऑफ jurisdiction और एरर ऑफ लॉ। इन तीन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे ये रिट इशू हो सकती है। फिर आती है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो क्या है? क्वो वारंटो क्या है? व्हाट इज योर अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू और वारंट। यानी सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है अपने लोअर कोर्ट से कि भी आप किस अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिसर से कि भी आपकी अथॉरिटी क्या है कि भी आपने ये एक्शन पर्टिकुलरली लिया, मतलब क्या आपका ये एक्शन लेजिटिमेट भी है। तो वो को वारंटी क्या आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 आता है डीपीएसपी का। इसमें
तो डीपीएसपी जैसे हमारे पास क्या, हमें राइट्स तो दे दिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नेशन तो बना लिया, नेशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का नेशन का नेचर डिसाइड कर लिया। अब नेशन का नेचर डिसाइड करने के बाद हमने वहां पे जो टेरिटरी थी वो डिफाइन कर दी, सिटीजन्स डिफाइन कर दिए, सिटीजन्स को राइट्स दे दिए। अब जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी या किन प्रिंसिपल्स पे काम करेगी, वो भी तो हमें ही डिसाइड करना था ना। तो इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये नया प्रिंसिपल लेके आए डीपीएसपी का, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट कोई एक्शन किन प्रिंसिपल्स पे लेगी वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। That the main aim to create the welfare of the state by directing the government to enact the policies or law for social or economic justice, public welfare, and balanced national development. The concept of DPSPs was adopted from, अब ये हमारे पास आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है, reflecting the ancient nationalist movement। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे जो डीपीएसपी है वो तीन प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है। पहला तो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि जो सोसाइटी का भला करे, वो जो सोसाइटी से ही डेवलप हो, यानी कि जिसका जो प्रिंसिपल है सोसाइटल हो, वो सोशलिस्ट हो। फिर गांधीयन प्रिंसिपल है, फिर लिबरल प्रिंसिपल्स हैं। ये पर्टिकुलरली आर्टिकल नंबर दिए हुए हैं इनके पर्टिकुलर प्रिंसिपल के नीचे कि कौन सा जो डीपीएसपी हो किस पर डिपेंड, किस पे बेस्ड है। तो अब जरा डीपीएसपी हम नजर मार लेते हैं। तो हमारे पास टोटल 2021 डीपीएसपीज है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे इस टाइम पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आर्टिकल 36 से शुरू के 51 तक हमारे पास जाते हैं। जो आर्टिकल 36 है डिफाइन हमें स्टेट बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन हमें दे देता है। आप अपना स्क्रीन पर ये सब रीड कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर यहाँ पे डीपीएसपीस दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, चलो हमने गवर्नमेंट की तो ड्यूटीज डिसाइड कर दी कि भी जो हमारी स्टेट होगी, जो हमारी गवर्नमेंट होगी, वो कैसे किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सिटीजन्स की कोई ड्यूटी नहीं है, क्या सिटीजन्स के सिर्फ राइट्स है? तो ऐसा नहीं है, सिटीजन्स की ड्यूटीज भी है। लेकिन वो हमें काफी लेट रियलाइज हुआ कि भी हाँ, हमें सिटीजन्स की भी ड्यूटी होनी चाहिए। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कमेटी इस्टेब्लिश की गई, जिसने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी, जो 42nd अमेंडमेंट आई, जो हमारे पास टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास लेकर के आए। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो डीपीएसपीज है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, दोनों ही दोनों ही हमारे पास लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। यानी कि अगर कोई भी स्टेट है पर्टिकुलरली, अगर किसी भी डीपीएसपीस को फॉलो नहीं करती है, मतलब या फेल होती है कि हम इस पर्टिकुलरली डीपीएसपी को लागू करने में गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तो कोई भी सिटीजन या कोई भी पर्सन उसको लेके कोर्ट नहीं जा सकता। सिमिलरली अगर कोई भी सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज निभाने में फेल हो जाता है, तो उसके लिए भी कोर्ट में नहीं, कोई कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। ऑल्दो कि जो डिफरेंट पनिशमेंट, इनडायरेक्टली पनिशमेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड करी हुई है, मतलब इनडायरेक्ट रूल्स हमें दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इन्फोर्सेबल हो सकती हैं, हो जाती हैं। तो ये हमारे पास 10-11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लेक्चर काफी छोटा था, हमने यहाँ पे इस लेक्चर में अपने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म कर दिए हैं। कल से फिर हम एक नया चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे उसमें भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।